नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें। अभी चुनाव 2024 चल रहा है, आम चुनाव है और आम चुनाव में पहले और दूसरे चरण 19 और 26 तारीख को वोटिंग हो चुकी है। काफी कुछ राजनीतिक परिदृश्य बदलते रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे ये चर्चा करने आए हैं। पहला चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, उसका कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तोड़ निकाला और उन्होंने कहा कि 400 सीट क्यों चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए 272 सीटों में सरकार बन जाएगी तो 400 सीट क्यों चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल करना चाहती है और वो संविधान में मूल रूप से कुछ परिवर्तन करना चाह रही है। संविधान खतरे में है और ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आम जनता तक और विशेष रूप से जो निचला तबका है, SC ST ओबीसी तबका है, उनमें ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही। पहले चुनाव में कहीं ना कहीं एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहा, कहीं ना कहीं उसकी जो 400 पार का नारा था वो कांग्रेस पार्टी ने उसको विपरीत दिशा में लिया और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि संविधान में संशोधन करना चाह रहे हैं, आपके आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही थी। लेकिन दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को लिया और चर्चा की कि इस पे क्या करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की अपनी जो जनसभा थी उसमें भी उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में आपके आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता कोई भी, खुद भीमराव अंबेडकर जी आ जाएं तो वो भी भारत के संविधान से आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। हम आपके आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम ओबीसी SC ST वर्ग को बराबर का हक देना चाह रहे हैं। और अमित शाह जी ने भी यही बार बार कहा कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता, हम आरक्षण को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। ये कन्वेंस जो उन्होंने किया दूसरे चरण में उसका असर देखने को मिला। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में, हमें ऐसा लगता है कि एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला और वो कहीं ना कहीं बढ़त लेने के मूड में है और वो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला। अब बात मामला चला जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि इनको 400 सीट इसलिए चाहिए कि आरक्षण को हटाना चाह रहे हैं, उसने तोड़ निकाला भारतीय जनता पार्टी ने कि इसका तोड़ क्या है। उन्होंने अपना जो व्यू था, अपना जो स्टैंड था वो तो क्लियर किया ही किया। इस बीच दूसरे चरण जब होने वाला था तो उसमें एक नया बयान आया। सैम पेत्रोदा जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने विरासत टैक्स पर अपना एक बाइट दे दी, अपना एक कमिटमेंट दे दिया, अपना एक वक्तव्य दे दिया कि इस पर विरासत टैक्स लगना चाहिए। तो उस पर बहस हो गई और नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी या आई इंडी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं बहन बेटियों के सोने चांदी के जेवर और यहां तक कि आपके मंगलसूत्र पर भी इनकी नजर है और ये आपके संपत्ति को छीनना चाहते हैं। और ये संपत्ति छीन करके एक विशेष वर्ग को उन्होंने नाम लिया कि मुसलमानों को देना चाह रहे हैं, या ये कहें कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देना चाह रहे हैं। ये कन्वेंस उन्होंने किया और कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बैकफुट पर आ गई और उन्होंने अपने इस मुद्दे को कैसे हैंडल करना है, वो जो आरक्षण का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया और नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने इतना जोरदार तरीके से उठाया कि कांग्रेस इस मामले में अलग से चले गई। आज बात करें विरासत टैक्स का मामला क्या है। सैम पित्रोदा ने कहा कि विरासत टैक्स को दोबारा से लागू करेगी कांग्रेस या इसको लागू करना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी को एडवांस तो मिला ही मिला, लेकिन कांग्रेस पिछड़ती चली गई और वो जो अपना जो फोकस था उसका इलेक्शन पे वो हट करके अब वापस स्पष्टीकरण पे आ गया कि हमारे घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हमने वादा नहीं किया है, हम मंगलसूत्र नहीं छीनने वाले हैं और तरह तरह के इधर उधर के बयान भी दिए। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उन्होंने ये डैमेज कर लिया है। दूसरा डैमेज राहुल गांधी ने पता नहीं क्या, उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस को दबाने का निर्णय कर लिया है। क्या उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया राजपूत राजाओं पर और भारत के राजा महाराजाओं पर कि वो मन चाहे जब चाहे जहां चाहे लोगों की जमीनें हड़प ली, लोगों के धन संपत्तियों को हड़प लिया और वो भारत के गरीब लोगों को नोच रहे थे। और कहीं ना कहीं ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर किया और लोगों में बांटा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजा महाराजा की बात करती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई नवाब की, कोई बादशाह की, कोई शहंशाह की, कोई किसी भी तरह बात नहीं कर रही है। यानी कि एक समुदाय को टारगेट करके वो कह रहे हैं कि एक विशेष तबके को ये टारगेट राहुल गांधी कर रहा है, लेकिन ये राजा महाराजा की बात कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आदमी ना तो वजीर की बात कर रहा है, ना बादशाह की बात कर रहा है, ना आपके जो होते हैं मुसलमानों में नवाब साहब इनकी बात कर रहा है। ये राजा महाराजा और हमारे
जो राजपूत क्षत्रिय थे उनकी ही बात कर रहे हैं। और राजपूत समाज में ये मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी जो है राजपूतों का अपमान करती है। हमारे राजा महाराजा जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित की, अपने राज्य जो है छोटे छोटे, आपको भी पता है बहुत सारे छोटे छोटे राज्य भारत में थे और उन सब से मिलकर एक भारत गणराज्य बना। उस समय के जो राजा महाराजा थे या मनसबदार थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी संपत्ति और राज प्रशासन जो भी था वो सारा का सारा भारत सरकार को दिया। अब राहुल गांधी जब ये बात बोल रहे हैं तो राजपूत समाज में भी कई जगह आप देख रहे हो निश्चित रूप से राजपूतों में आक्रोश है। उन्होंने कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया, राहुल गांधी के बारे में गलत गलत बयानबाजी भी की, पुतला भी जलाया गया और सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चल रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं राजपूत जो समुदाय है या कहीं के क्षत्रिय समुदाय है जिन्होंने अपने अपने देश के लिए अपनी संपत्ति, अपने रजवाड़े जो थे, राजा रजवाड़े जो उन्होंने अपने देश के एकीकरण में भूमिका निभाई, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों का अपमान है और हमने इस देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से अपने आप को सेल्फ गोल करने का प्रयास किया और ये बीजेपी ने उसको तुरंत रूप से भाप लिया। कांग्रेस पार्टी जहां फर्स्ट फेज के चुनाव में एडवांटेज लेती हुई नजर आ रही थी, अब दूसरे फेज में वो निश्चित रूप से पिछड़ती हुई नजर आ रही है और तीसरा जो फेज होने वाला मई में, उसमें भी इसको ये मुश्किलें मेरे हिसाब से कम नहीं होने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो सोशल मीडिया सेल है वो भयंकर रूप से एक्टिव है और कहीं ना कहीं इनसे हर क्षेत्र में आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी अकेले नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी पार्टी को चला रहे हैं, पूरे पूरे देश में घूम रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, अमित शाह उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर इसमें पिछड़ते जा रहे हैं। अब बात करेंगे सैम पित्रोदा ने जो आपका जो टैक्स के बारे में बात की वो क्या है, मैं बता दूं 1953 में एक स्टेट डेथ टैक्स के नाम से एक टैक्स लागू किया गया था कि विरासत टैक्स भी कह सकते हैं उसको, कि किसी की मृत्यु हो तो उसकी संपत्ति जो मिलेगी उसके वारिसों को उस संपत्ति का मार्केट भाव जो है उसके हिसाब से भारत सरकार को यह टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि कल किसी के पिता या किसी के दादा की मृत्यु होगी तो उसकी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, चाहे वो गाड़ी हो या बंगला हो या जमीन हो, खेती बाड़ी की जमीन हो, वो जो अगर ट्रांसफर करवाने के लिए जाएगा तो उसका मूल्यांकन भारतीय बाजार के हिसाब से उस समय की जो कीमत है उस कीमत को तय किया जाएगा कि इसकी कीमत क्या है और उस तय कीमत के हिसाब से एक टैक्स निश्चित रूप से सरकार को देना पड़ता था। ये धीरे धीरे इसमें 60 में भी संशोधन हुआ और 82 में संशोधन हुआ, 85 में संशोधन हुआ और अंतिम समय में इसने राजीव गांधी ने जब ये टैक्स लगभग ऐसा माना जाता है, जानकार लोग बता रहे हैं कि 85% तक कुल संपत्ति का, अगर 1 लाख रुपए की संपत्ति है तो उस पर 85,000 रुपए तक का टैक्स सरकार को देना पड़ता था। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, कुछ लोग, राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी की संपत्ति जब आने लगी तो कहीं ना कहीं वो अटैच हो रही थी और उसको अपनी संपत्ति को बचाने के लिए राजीव गांधी ने यह बयान दिया और ये कहते हुए उस टैक्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़े कि इस टैक्स को लागू करने में जितना प्रशासनिक खर्चा लगता है उससे कहीं ज्यादा प्रशासन पे हमें खर्च करना पड़ता है। यानी कि इनकम नहीं हो रही है इस टैक्स से और इनकम नहीं होने के कारण हम इस टैक्स को बंद कर रहे हैं और उस टैक्स की जगह उन्होंने ये दिया कि हम जो प्रशासनिक अधिकारी इस पे लगाए हुए हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की सैलरी और खर्चे जो हैं प्राप्त टैक्स से कहीं ज्यादा हैं और उस समय के वित्त मंत्री वीपी सिंह जी ने इसको खत्म करने की घोषणा की। यह एक विरासत टैक्स था जो लगा था उस समय और राजीव गांधी ने, कुछ राजनीतिक जो विचारधारा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अपने ऊपर लागू होने लगा तो इसको टैक्स को खत्म कर दिया गया। अब इसको वापस लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के एक सैम पित्रोदा जो हैं राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी एक निश्चित रूप से उनका एक अपने मत का जो है महत्व है। उन्होंने ये बयान देख करके एक बार फिर से टैक्स लगाने की जो उम्मीदें हैं वो कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को कहीं ना कहीं साबित करती हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि हम संपत्तियों का एक्सरा करेंगे। आप क्या एक्सरा करेंगे बताइए? वो ये कह रहे हैं कि हम एक सर्वेक्षण करवाएंगे, जैसे जातीय सर्वेक्षण की वो बात करते हैं उसी तरह एक संपत्ति का सर्वेक्षण कराएंगे कि हिंदुस्तान की संपत्ति कितने लोगों के पास है और कितनी है। उसके बाद उन पे टैक्स लगाया जाएगा और वो टैक्स, वो पैसा निकाल के एक निश्चित वर्ग को दिया जाएगा, गरीब वर्ग को दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या इस देश में बहुसंख्यक होना अपराध है? क्या इस देश में सीधे सीधा बात करूं तो क्या हिंदू होना अपराध है?
आप अल्पसंख्यक में आप देख रहे हो पारसी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, और मुस्लिम को हम अल्पसंख्यक नहीं कह सकते क्योंकि उनकी संख्या लगभग 20% के आसपास हो चुकी है। लेकिन जैन, बौद्ध, उनका तो 1% 2% के आसपास भी नहीं है। तो अल्पसंख्यक, वास्तव में अल्पसंख्यक कौन है? क्या मुस्लिम अल्पसंख्यक है? लेकिन अल्पसंख्यक में सीधा सीधा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अल्पसंख्यक का मतलब वो सिर्फ मुस्लिम लगाते हैं कि मुस्लिमों को ये सारा फायदा दिया जाएगा, न कि जैन, ईसाई, पारसी और अन्य धर्म के जो सिख लोग हैं वो भी तो अल्पसंख्यक आ सकते हैं, लेकिन उनको अल्पसंख्यक के रूप में कोई गणना नहीं होती है। अल्पसंख्यक में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की गणना की जाती है, वो बिल्कुल गलत है। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक होता है और बहुसंख्यक बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक बहुत सारे राज्यों में, अब हिंदू देखें तो बहुत सारे, केरल हुआ आपके, और उधर अरुणाचल वगैरह में जाओगे तो अल्पसंख्यक में तो हिंदू आ गया। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है। तो उनको अल्पसंख्यक का वहां दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार भेदभाव कर रही है जहां अल्पसंख्यक हैं। अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में तो मुसलमानों की संख्या 22% करीब, 20-22% के आसपास है। तो वो कैसे अल्पसंख्यक हो सकते हैं? बहुत कम मात्रा में केरल में है हिंदू, तो वो भी अल्पसंख्यक में ही आते हैं, लेकिन उनको अल्पसंख्यक का कोई फायदा भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। जम्मू कश्मीर में देखें तो बहुत सारे, आप और भी राज्य हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम से बहुत कम है, तो लेकिन उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर में भी तो मुसलमान ही है, वहां तो जितनी आबादी है वो मुसलमानों की है। तो जो हिंदू रह रहे हैं, कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, वो तो अल्पसंख्यक है, बहुत सारे छोटी मात्रा में, तो उनको भी तो वो लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ना कांग्रेस पार्टी इस बारे में बात कर रही है, ना भारत सरकार इस बारे में बात कर रही है, ना ही बीजेपी इस बारे में बात कर रही है कि जिन राज्यों में अल्पसंख्यक जो हैं उनको वो लाभ मिलेगा। चाहे केरल में हिंदू अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक से मिलने वाला लाभ केरल में मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो या कोई और माइनॉरिटी हो। अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम है किसी राज्य में तो मुस्लिम को भी वो फायदा मिलेगा, ईसाई है तो उनको भी मिलेगा। लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ मुसलमान है। मुसलमानों के अलावा उनको अल्पसंख्यक कोई नजर नहीं आता। 20% का पॉपुलेशन लेकर के मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या अल्पसंख्यक वास्तव में मुस्लिम है जिसकी 20-22% आबादी है, या आप वो मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की, तो वो पारसी जिनका लगभग 1% से भी कम शेयर है जनसंख्या में, जैन, बौद्ध, इनका लगभग ये सारे 5% से नीचे हैं, ये अल्पसंख्यक हैं। और केरल में हिंदू अल्पसंख्यक है, कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू है, तो क्या उनको अल्पसंख्यक का दर्जा भारत सरकार या राज्य सरकार दे पाएगी? इन सब सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।